জানিয়ে শেষ করছি। श्री वीरेंद्र कुमार। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रतिबिंब होता है, जिसमें सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, विदेश नीति आदि के बारे में उल्लेख किया जाता है। इसमें सरकार की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है। मैंने इसको पूरा पढ़ा और आगे की कार्य योजनाओं के बारे में ही बताया गया। पूरा पढ़ने के बाद उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीर कर देखा तो निकला कतरा एक खूका। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार से निपटने के अभी तक जितने भी कदम उठाए गए हैं वो सारे के सारे निष्प्रभावी रहे हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में धसी हुई है और आम आदमी इसमें दम तोड़ रहा है। विदेशों में जमा काले धन के बारे में हमारे काफी साथियों ने इस बात को उठाया। संसद में भी इसमें काफी शोर हुआ, देश में भी इस पर काफी हंगामे हुए, लेकिन हमारी सरकार ने इसके संबंध में जो प्रभावी सख्त कदम उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए। उसमें बहुत अधिक विलंब लगाया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि विदेशों में जो काला धन जमा था वो उन राष्ट्रों से निकलकर दूसरे राष्ट्रों में चला गया। हमारे देश में भी बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में बेनामी नामों से पैसा बैंकों में जमा है। उस पैसे को भी निकालकर और विदेशों में जो दूसरे स्थानों पर पैसा स्थानांतरित कर दिया है उस पैसे को देश में वापस लाकर विकास के कामों में उसको लगाए जाने की पहल करने की आवश्यकता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ परिवारों के नाम पर, बड़े बड़े नेताओं के नाम पर सारी की सारी योजनाएं बना देने से देश का विकास नहीं हो जाएगा। देश का विकास करने के लिए एक समान शिक्षा पद्धति हमको बनानी पड़ेगी, शिक्षा का समान स्तर रखना पड़ेगा। फिर वो स्कूल चाहे नगर निगम का हो, राज्य सरकार का हो या पंच सितारा संस्कृति के हमारे पब्लिक स्कूल हो, और वहां पर पढ़ाई करने वाला बच्चा चाहे टाट पट्टी पर बैठे, जमीन पर बैठे या टेबल कुर्सी पर बैठे, उनका जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो पूरे के देश में एक समान होना चाहिए। समान शिक्षा देने से ही विकास की आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने अभी तक न जाने कितनी शैक्षणिक योजना बनाई है, लेकिन स्थितियां जहां की तहां बनी हुई हैं। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है, इस शिक्षा पद्धति को हमको आमूल इसमें परिवर्तन करना होगा, अन्यथा ये शासन की योजनाएं कागज में सिमट कर रह जाएंगी। और जमीनी स्तर पर हम देखेंगे तो गरीबों के बच्चे या तो होटलों में कप प्लेट धोते हुए नजर आएंगे या सुबह से पीठ पर बोरी लादे हुए और कूदा करकट बीते हुए नजर आएंगे। इस बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, समान शिक्षा पद्धति जब तक हम नहीं रखते हैं, जब तक कि चपरासी का बेटा और चीफ सेक्रेटरी के बेटा को पढ़ने के लिए एक समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है और कौन बच्चा पीछे रह जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में सरकार कितनी भी बात करे, लेकिन आज गांव में जो चिकित्सा की स्थितियां बनी हुई हैं कि अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां है तो भवन नहीं है, और भवन है तो स्टाफ नहीं है। देश की 70% आबादी गांव में रहती है और इसलिए गांव को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी चिकित्सा पद्धति को इसमें कॉन्सेंट्रेट करके गांव में डॉक्टर हों, गांव में लोगों को वहां पर दवाइयां मिलें। अगर हमारे गांव स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ होगा। जहां तक जिला चिकित्सालयों की बात है तो वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं है, चाहे वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं है। और आज सारे देश से लोग किडनी का इलाज कराने के लिए, कैंसर का इलाज कराने के लिए, हार्ट के ऑपरेशन कराने के लिए एम्स में आते हैं, सारे सांसदों के पास आते हैं। हम लोग फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं, लेकिन वहां पर महीनों की वेटिंग वहां पर चलती है। एनडीए की सरकार के समय सारे देश में 6 एम्स के समान अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी और उस पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने बगैर राजनीतिक पूर्वाग्रह के वो अगर 6 एम्स के समान अस्पताल देश में अगर प्रारंभ कर दिए होते तो एम्स के अस्पताल के ऊपर जो बोझ पड़ता है ये शायद बोझ नहीं पड़ता। और एक समाचार में भी आया था कि वहां पर हमारे इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी घोषणा की गई है कि एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि की गई है, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले और एम्स के एक वहां पे छात्र ने सुसाइड कर लिया। एक साल पहले एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया और संयोग से दोनों ही की छात्र, एक एससी का था और एक एसटी था। ये एम्स में वहां छात्रों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है ये भेदभाव को स्पष्ट उजागर कर रहा है। शिक्षा मंदिरों के परिसर को जो है ना स्वस्थ मानसिकता का बनाने के लिए हमको प्रयास करना होगा और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध जिन्होंने मानसिक यंत्रणा की और जिसके कारण से छात्रों ने सुसाइड किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जल मिशन और सिंचाई सुविधाओं के बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन एनडीए की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की जो योजना बनाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कैन और बेतवा नदियों को जोड़ने के काम को पहले चरण में लिया गया था। दुख के साथ कहना पड़ता है इस पर अभी तक कोई भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। नदियों के आपस के जोड़ने के कार्य को भी बगैर किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के पूरे देश में और इस योजना को काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में 25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई है
प्रदीप जी यहाँ पर बैठे हैं, आप कहीं पर भी गांव में जाकर देखिए, बहुत सारे स्थानों पर और मजदूरों से काम लेने के बजाय पर मशीनों से काम लिया जा रहा है। फर्जी मास्टर रोल भरे जाते हैं। तो इस योजना का जो मूल उद्देश्य है कि मजदूरों को रोजगार मिले, उनके जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस पर भी सख्त कदम उठाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आवासीय लोगों की संख्या जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो मनी पावर और मसल पावर वाले लोग हैं, इन्होंने शासकीय जमीनों पर कब्जा करके रखे हैं। ऐसे प्रभावशाली लोगों से और जमीन के वो अतिक्रमण हटाकर वहां पर शासकीय योजनाओं से आवास बनाकर गरीबों को वहां पर आवास दिए जाने चाहिए। रोजगार नीति के संबंध में कोई बहुत स्पष्ट बात इस अभिभाषण में नहीं की गई है। और रोजगार के संबंध में चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे शासकीय उद्यम हो, इन सभी स्थानों पर वो ठेके पर काम दिए जा रहे हैं और उसी कारण से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसमें सारे देश से मजदूर यहां पर बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। और इस पर अगर हमने समय रहते हुए और इस पर अगर हमने चिंता नहीं की, मजदूरों के भविष्य के बारे में अगर हमने कदम नहीं उठाए, तो मजदूरों के आक्रोश को सरकार दबा नहीं पाएगी। और जो पलायन का जो सबसे बड़ा कारण है वो रोजगार का अभाव के कारण ही गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सड़कों के विकास के बारे में भी राष्ट्रपति अभिभाषण में काफी कुछ दिया गया है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत आज बहुत दयनीय है। मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 84, 76, 75 इनकी हालत इतनी खराब है कि बरसों से इनकी मरम्मत ही नहीं हुई है। और हमारे प्रदीप जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी जब अपने संसदीय क्षेत्र में हमारा उनका कुछ क्षेत्र कॉमन है, जब भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग को जो झांसी जो छतरपुर आया है, उस मार्ग की हालत से इनको भी 2-4 होना पड़ता होगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ओरछा और खजुराहो सरीखे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का महत्व रखने वाले पर्यटन स्थल भी इन्हीं मार्गों पर हैं। और इसलिए सरकार को सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जहां 7000 किलोमीटर नए मार्गों के निर्माण की घोषणा की गई है, वहीं पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के प्रति भी और सरकार को समय रहते इस पर काम करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पाकिस्तान में हर महीने 20-25 युवतियों का अपहरण करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन करके उनका विवाह कराया जा रहा है। और सरकार की चुप इस मामले में किसी भी दृष्टिकोण से मैं ठीक नहीं मानता हूं। भारत सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। उन युवतियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वहां के उच्चायोग से बात करके, पाकिस्तान सरकार से बात करके और वहां पर रहने वाले हिंदुओं को संरक्षण देना चाहिए। अब भारत निर्माण के बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही और भारत निर्माण के संबंध में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप क्या मानते हैं कि हमारे देश की जो गगनचुंबी इमारतें बेंगलोर बन रही हैं, दिल्ली में बन रही हैं, दिल्ली में बन रही हैं, ये गगनचुंबी इमारतें क्या हमारे देश का विकास मॉडल होगी? क्या विदेशों से आयातित कारें इस देश के विकास का मॉडल होगी? क्या बढ़ते हुए एड्स के मरीज इस देश के विकास के मॉडल होंगे? क्या बढ़ते हुए घोटाले और उन घोटालों से चंद बनते हुए अरबपति इस देश के विकास के मॉडल होंगे? इस देश का जो सबसे आखिरी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति का गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति को रहने के लिए जब तक मकान नहीं मिलता है, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए जब तक दवाइयां नहीं मिलती हैं, आवासहीन व्यक्ति के लिए जब तक आवास नहीं मिलता है, बस्तीन व्यक्ति के लिए जब तक वस्त्र नहीं मिलते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने भारत निर्माण का स्वप्न पूरा कर लिया। और अंत में उपाध्यक्ष महोदय, इस लाइन के साथ में कि बुलंद बातों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बातों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमी दे दो, आसमां को लेकर क्या करेंगे। श्री खगेन दास।